स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हो, नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है। स्कूटर में हमने हेलमेट, 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जाने जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफ़ी लोग हम कैंपेन चलाते हैं। अभी इस बार के प्रोग्राम में एक काफ़ी लोगों को करके अलग अलग जगह पर बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। आप भी आपके यहाँ रोड सेफ्टी के प्रोग्राम करिए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करिए और हमको सहयोग करिए। हम सबके सहयोग से अध्यक्ष महाराज हम लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। आप जरूर, आपके नेतृत्व में एक बार इनिशिएटिव लेकर इस विषय के बारे में भारत की जनता को जगाने के लिए हम सबके सहयोग के लिए भी आप भी कोई विशेष चर्चा भी रखिए और सुझाव भी लोगों के मिलेंगे। इनका सबका सहयोग मिलेगा तो ये संभव होगा। फिलहाल हमने इतने सब काम करने के बाद में भी समाधान कारक परिणाम नहीं निकले, ये मैं दुख के साथ स्वीकार करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हम सब 140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं। हमें भी सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना कम करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि नियमों की पालना के लिए भी आग्रह करें और सड़क दुर्घटना के होने के कारणों की जानकारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में एक व्यापक अभियान चलाएं ताकि जब हम अगले साल बैठें तो हम सबके सामूहिक प्रयासों से, जनता के सहयोग से हम सड़क दुर्घटना को कम कर सकें। और मुझे आशा है कि अगले कभी सत्र में जब माननीय संसद सदस्य आएंगे तो एक सकारात्मक सुझाव के साथ अच्छे प्रयास किसने किए, हम सब इस पर एक डिबेट चर्चा भी कर सकते हैं ताकि सड़क दुर्घटना पर रोका जा सके। क्योंकि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें जवान लोग ज़्यादा होते हैं और इसीलिए ये हम सब के लिए सामूहिक प्रयास की बात है। श्री N.K. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Just now, Sri K.C. Venugopal has referred a recent accident which took place in my constituency, Kollam, Ithikira, near to Kottayam. So the basic reason for the recent accidents is because of the not only because of the construction, but because of the faulty design of the construction of the road. So my specific question to the Honorable Minister is, in the most of the places in Kerala in NH 66, there are retaining earthen walls
having more than 30 feet height. It is just like Chinese walls separating the highway and the service road. My specific question, and all the places the accident took place because of this. The topographical condition as well as the climatic situation of Kerala is not suited for this retaining earthen wall. So my specific question to the Honorable Minister, through you, sir, whether the government will consider this retaining earthen wall will be converted into concrete highway, elevated highway with pillars. That is highly essential as a basic requirement of the state of Kerala so as to avoid all these accidents. Whether this proposal will be considered by the ministry, that is a definite question which I would like to put in. Thank you very much, Speaker, sir. Sir, whatever the honorable member is suggesting, fortunately he is absolutely correct. Because when we go in for the tender, as far as the tender condition, because of cost saving and because of land acquisition problem, we are making that retaining walls. And in the soil, particularly soil testing, it is to be important before constructing that wall. And the Kerala soil is not permitting for that. And that is to be an engineering problem. So what he is telling to the House is correct. And already we are suggesting for making already elevated road there. And that is to be a costly solution. But because of cost saving every time, our engineers was asking as far as the term and condition concerning with the tender. They are telling me, sir, this is in the tender, we cannot do anything. If suppose we are going to make more expenditure, it will be a problem in the audit. And that is the typical reason. Many times I am listening from the officers. And that's the reason that we have taken the decision in the Kerala, particularly about the retaining wall. We will go for your suggestion and we will construct that. Advocate. अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से दो शहर में दो रास्ते जाते हैं सर। एक पे रेलवे फाटक है सर, और क्योंकि मंत्री जी अभी बात कर रहे थे कि भाई जान की रक्षा होनी चाहिए, तो सर मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे क्षेत्र के लोग जब वहां से निकलते तो 1 किलोमीटर पे फाटक है, वो है टोल सर। मेरी आपसे आग्रह है सर, 10 से 15 किलोमीटर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको टोल से मुक्त किया जाए, उनको पास के उसमें रखा जाए, लोगों को बहुत लाभ होगा सर। आपका भी सब धन्यवाद करेंगे। तो मेरी आपसे मांग है, नगीना क्षेत्र में 2 टोल है सर मेरे यहाँ, किरतपुर में और नगीना में। 10 से 15 किलोमीटर के जो लोग हैं सर, उनको, किसान है सर, उनको टोल मुक्त किया जाए, मेरे आपसे आग्रह सर। धन्यवाद सर। सर, नई टोल पॉलिसी में अध्यक्ष महाराज, अभी ये जो 15 रुपए का टोल है वो पास मिलेगा तो होगा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर 15 किलोमीटर, तो हमने अगले इसमें सूचनाएं दी है कि शहर जब बढ़ते जा रहा है तो उसकी टोल आगे भी लेके जाना है। तो मुझे लगता है सर, नई पॉलिसी में 2026 तक 1050 टोल है टोटल, 350 प्राइवेट टोल है, 650-700 गवर्नमेंट के टोल है। सब टोल पर सोफिस्टिकेटेड AI का उपयोग करके, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग करके ये पूरी सिस्टम सब जगह लग जाएगी। 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलेगी, कोई टोल पर रोकेगा नहीं, तकलीफ मिलेगी नहीं। और 3000 रुपये का पास मिला है तो आप 200 द्वार टोल पार कर सकते हैं, और वो 15 रुपये कीमत आती है। जहाँ 15,000 रुपये लगते थे वहाँ 3,000 रुपये में काम हुआ है, तो आम आदमी को राहत भी मिली है, और इससे कोई 2026 के पहले ये खत्म हो जाएगा। श्रीमती प्रियंका गांधी। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाज़ा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है, और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है इसके ऊपर हमने स्विट्ज़रलैंड के साथ एक MOU किया है, और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
हम उसको काम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड भी नहीं होगी, रोका नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरेन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, पर जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्ज़रलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफ़ी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफ़ी अच्छा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 266 सी जियाउर रहमान। Sir, question number 266. Sir, the answer has been placed on the table of the House. सप्लीमेंट्री प्लीज सदस्य। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ान योजना के तहत इस समय वर्तमान में जो नज़दीकी एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, देहरादून, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी जैसे नज़दीकी एयरपोर्ट के बीच जो संचालित छोटी दूरी की उड़ानें हैं, वहां 4,000 से लेकर 10,000 उससे ज़्यादा तक किराया लिया जा रहा है। क्या सरकार इस पर कोई नियंत्रण करने की योजना है? और जैसा कि हमने अभी देखा, इंडिगो के क्राइसिस से पूरे देश के अंदर तमाम नागरिक को परेशान हुए और जो कंपनीज हैं उन्होंने लगातार जब भी ऐसी कोई आपदा आती है देश के अंदर तो अपने किराए में बेशुमार बढ़ोतरी कर लेती हैं। क्या आपकी कोई ऐसी उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोई है? नहीं तो लगातार जिस तरह से नागरिक परेशान होते हैं और किराए के अंदर कई 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार तक उनसे वसूला जाता है, उस पर आपने क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी चीज़ का मैं जानना चाहता हूँ। सभापति महोदय, ये एयरफेयर्स की जो चर्चा पहले भी हुई थी, उस समय भी मैंने इसका समाधान दिया था। कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इस तरह के होते हैं, जिस तरह से अपॉर्चुनिटिस्टिक प्राइसिंग पे एयरलाइंस खुद पड़ती है, तो उस समय केंद्र सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए सारे कदम उठाएं। कोविड की बात करें या कुंभ मेला की बात हो या अभी जो फिलहाल इंडिगो क्राइसिस हुई, उस समय भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे देश में एयरफेयर सारे नियंत्रित किए हुए हैं। और आगे भी कभी भी इस तरह के हालात होंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी फोकस है इसके ऊपर। इस विषय को सारे गंभीरता के साथ हम भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी मॉनिटरिंग यूनिट है जो इसका प्रयास करती है कि सारे अफोर्डेबल प्राइसिंग देश के अंदर सारे रूट्स में हो। और जो कम दूरी वाला है, ये उड़ान के तहत ये जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे उड़ान की जो रूटें चलती हैं, तो वहाँ पे उड़ान के तहत कैपिंग ज़रूर होता है। तो इस तरह के संभावना आगे होना नहीं चाहिए। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल का समाप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थान प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब बैठिएगा। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Finance as mentioned against the name of my senior colleague Srimati Nirmala Sitharaman as per today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री जी श्री जुएल ओराम जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय श्री राजभूषण चौधरी जी। समाजवादी पार्टी की ओर से आदरणीय महोदय, नंबर 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6,
माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Finance as mentioned against the name of my colleague Shri Pankaj Chaudhary ji as per today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 माननीय सुश्री शोभा करांडे जी। शोभा करांडे जी। स्पीकर सर, आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय सुश्री सुरेखा गोपी। Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 माननीय श्री अजय टमटा जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित विषय के संबंधित कागजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 माननीय श्री रवनीत सिन्हा जी। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 10 in today's revised list of business. आइटम नंबर 11 माननीय श्री दुर्गा दास ओके जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12 माननीय श्री तोकन